महाशिवरात्रि का पर्व और महाकाल महाराज का जयकारा करें तो वास्तव में विक्रमोत्सव का शुभारंभ होगा। मेरे साथ संवेद सर में एक साथ सभी जोर से बोले, बोले महाकाल महाराज की, वीर विक्रमादित्य महाराज की। हम सबका सौभाग्य है उज्जैन लगभग 2100 साल पहले का यह समय और एक ऐसा अलौकिक व्यक्तित्व जिसके बारे में अभी हमारे यशस्वी भारत सरकार के सर्वाधिक लोकप्रिय मंत्री में से एक और इस विषय के भी सिद्धहस्त हमारे संस्कृति पर्यटन मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी का जोरदार अभिनंदन करें अपनी सबकी ओर से। उन्होंने विस्तार से विक्रमादित्य के जीवन के विविध पक्षों को हमारे सबके सामने रखा है और ये मैं उनसे व्यक्तिगत चर्चा में भी हमारी उज्जैन की विशेषताओं में वो दूसरे विषय से भी उतना ही महत्व रखते हैं। जैसे एक और आदर्श नायक जिनका जीवन भारत की आजादी के लिए उसी प्रकार से जैसे विक्रमादित्य ने अपने स्वयं के यश पाकर के विक्रमादित्य के सुशासन की उच्चतम दूरी तय करते हुए दुनिया के अंदर धाक और साख बनाई, ऐसे ही हमारे एक और नायक जो स्वयं सत्ताधीश नहीं हुए लेकिन आजादी की कीमत तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों में जिस प्रकार से वीर दुर्गादास महाराज ने जी करके दिखाई, जोरदार ताली बजा करके अपने उस वीर योद्धा को याद करें। तीन पीढ़ी को लेकर के लगातार संघर्ष करते हुए और उनके मन में भी वो लड़े पूरे देश के लिए, राजस्थान से उनके आपने अलग जगाया। लेकिन हमारा सौभाग्य है ये वीरों की धरती, महावीरों की धरती अंततः अपने उन पुत्रों को पहचान लेती है जिससे अपना आप उज्जैन का संबंध उनसे जुड़ता है। उनका जन्म यहाँ नहीं हुआ लेकिन वो शरीर छोड़ने के लिए उज्जैन की पुण्य भूमि का चयन करते हैं। यह हमारा सौभाग्य है। यह धरा वो इतनी पवित्र धरा है और इस बात को माननीय गजेंद्र सिंह जी ने सदैव आग्रह से किया है। मैं अभी तो विक्रमादित्य पे आता हूं। दुनिया में 3 भाइयों की जोड़ी हुई है, एक भगवान श्री राम लक्ष्मण, दूसरी जोड़ी भगवान कृष्ण और बलराम, भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम जी की, और तीसरी जोड़ी उज्जैन की है विक्रमादित्य और भर्तरी की जोड़ी। ये अद्भुत जोड़ी है। दोनों के दोनों भाई जिनका पूरा जीवन किस प्रकार का आदर्श हो सकता है। भर्तरी के अपने जीवन से, उनकी साधना से, उनके शासन काल से, उनकी यौन अवस्था से, उनके 3 पुस्तकों से वो उनका पूरा जीवन का एक अपने आप में चरित्र सामने आता है। और विक्रमादित्य नाम लेते ही शासन के पक्षों को लेकर के कोई एक बात भी आप करो उसकी भी अंतिम तल तक ऐसा लगता है समुद्र की गहराई कम पड़ जाएगी। विक्रमादित्य की अंदर की गहराई की आकलन नहीं कर सकती। न्याय, वीरता, दानशीलता, शौर्य, पराक्रम, पुरुषार्थ, दयालुता, अरे पता नहीं कैसे किस किस प्रकार के गुणों से युक्त है, जिनके शासन के बलबूते पर जिस सिंहासन पे बैठते वो गुणों से युक्त कल्पनातीत 32 पुतलियों का सिंहासन, ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान विराजमान जिस सिंहासन पे हो जाए, उस शासन के शासक का बैठने के बाद उस सिंहासन का महत्व 1000 साल है विक्रमादित्य और राजा भोज के बीच में। 1000 साल, 1000 साल कम नहीं होता है, लेकिन 1000 साल के बाद भी हर एक कोई शासक की इच्छा होती है कि मैं विक्रमादित्य जैसा बनूं। और हमने विक्रमादित्य और उनकी 32 पुतलियों की कहानी से एक एक करके आप सारी दूर से देख लो, जिसकी एक पुतली की कहानी 31वीं में थोड़ा संक्षेप में सुनाना चाहता हूं। राजा
भोज सिंहासन पे बैठने जा रहा है, एक एक करके 30 पुतलियों ने भोज को अपने उन भाव से कि नहीं राजन, आप इस सिंहासन के लायक नहीं हो। जबकि राजा भोज का भी शासनकाल, उनकी विद्वत्ता, उनकी ज्ञान की सीमाओं के आधार पर विक्रमादित्य के समान राजा भोज भी कई कारणों से पूरे देश में पूजनीय है। लेकिन एक एक करके सारी पुतलियों ने राजा भोज के बारे में उनकी से तुलना की बात आती तो भोज विक्रमादित्य के आगे कहीं टिकते नहीं है। एक युद्ध का दृश्य बताते हुए पुतली बोलती है कि राजन, आप विक्रमादित्य के सिंहासन पे बैठना चाहते हो, मैं आपको एक विषय सामने रखती हूं, आप अपना उत्तर देना। आमने सामने का युद्ध है, सेना इधर भी खड़ी है, सेना उधर भी खड़ी है, और ऐसी विशाल सेनाओं का कुशल संचालन आपको करना है। और उस कुशल संचालन में हर हालत में युद्ध में आपका नियंत्रण भी होना चाहिए, और युद्ध में जय चाहिए, पराजय नहीं चाहिए। आप बताइए, आप कहां खड़े होकर के युद्ध का संचालन करेंगे और विजय श्री का वर्ण करेंगे? विक्रमादित्य क्या करते थे? राजा भोज के सामने ये प्रश्न खड़ा होता है। राजा भोज सारे अपने अनुभव के आधार पर, क्योंकि राजा भोज ने थोड़े दिन पहले ही एक विजयश्री, एक नहीं 2 विजयश्री हासिल की थी, जिस विजयश्री के बलबूते पर पूरे देश में राजा भोज का नाम आसमान की ऊंचाई छू रहा था। जब कह रहे थे कि गांगे और तेलक दोनों राज्यों को एक साथ एक बार में राजा भोज की सेनाओं ने परास्त करके उनके पराक्रम के झंडे गाड़े हुए थे। इसलिए कहावत पूरे देश में चली हुई थी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गांगे तेलक। दुर्भाग्य से इस कहावत का अपभ्रंश हो गया। वो पराक्रम की घटना दुर्भाग्य से कुछ और जुड़ गई। मैं तो बोलना भी नहीं चाहता, इतना गंदा मुहावरा बन गया। लेकिन वो पराक्रम पुरुषार्थ के आधार पर राजा भोज का विशाल व्यक्तित्व, जब वो पुतली कहती है आप कहां से खड़े होकर के इस युद्ध का संचालन करोगे, राजा भोज बहुत बुद्धिमान है। वो कहते मैं अगर युद्ध में जीतना है तो मैं जीतने के लिए ऐसे स्थान पे खड़ा रहूंगा जहां युद्ध की सारी सेना मेरे नियंत्रण में रहे। मेरे हिसाब से इस युद्ध के दिशा में अगर हमको आगे बढ़ के परिणाम पाना है तो परिणाम में सफलता हमारी अपनी भूमिका पर निर्भर करती है। दृष्टिगोचर होना चाहिए सारा घटनाक्रम, क्योंकि युद्ध में लड़ते तो सैनिक है, अधिकारी है, लेकिन परिणाम युद्ध संचालन करने वाले के खाते में आता है। इसलिए उसमें इतनी कुशलता भी चाहिए, इतनी बुद्धिमत्ता भी चाहिए, इतना विशाल दृष्टिकोण भी चाहिए और इतनी अनुभवशीलता भी होना चाहिए। राजा भोज कहते मैं ऐसी जगह खड़ा रहूंगा जहां युद्ध मेरे पूरे नियंत्रण में रहे, और दूसरी बात मैं ऐसी जगह भी खड़ा रहूंगा जब मैं युद्ध से अपनी सेना को जीत की तरफ ले जा पाऊं, और तीसरी बात उन्होंने कहा मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध जब होता है तो युद्ध में मनुष्य लड़ते हैं, लेकिन शस्त्र के अंदर कोई प्राण नहीं होते। इसलिए शस्त्र कोई भी हो, वो राजा, सैनिक, सिपाही, अधिकारी, इसमें अंतर नहीं करता है। स्वाभाविक रूप से मैं ऐसे स्थान पे भी खड़ा रहूंगा जहां मैं इन सारी बातों से अपने आप को बचा के भी ले जाऊं, क्योंकि किसी कारण से राजा का कोई लाश हो गया, राजा पे कोई हथियार आ गया तो युद्ध का परिणाम वही बदल सकता है। ऐसे में मेरे लिए ये स्थान भी बहुत महत्व का होगा। जैसे ही ये राजा भोज ने बात कही, पुतली ने कहा बस फैसला हो गया, आप विक्रमादित्य का स्थान नहीं ले सकते। ये प्रश्न का उत्तर जैसे ही विक्रमादित्य के समान क्या सोचा होगा मालूम नहीं। पुतली से राजा भोज ने कहा मैं मान लेता हूं कि चलो मैं नहीं बैठूंगा, लेकिन मैं बताओ कि मैंने गलत क्या बोला। मैंने जितनी बातें रखी किसी युद्ध के जीतने के लिए, इससे अच्छी बात क्या होगी। पुतली ने कहा राजन आपने सारी बात तो कर दी,
लेकिन एक बात आप भूल गए कि युद्ध के लिए आपने कहा कि शस्त्र कोई अंतर नहीं करेगा, ये आपने समझाने के लिए कहा है। लेकिन विक्रमादित्य और भोज में यही अंतर है, जो मौत से भी नहीं डरे वो विक्रम हो सकता है, ये राजा भोज नहीं हो सकता। मौत तो 7 ताले में भी बंद हो गए तो भी मौत आ जाएगी। इसका मतलब हथियार के कारण से भी क्यों न हो, आपके हृदय के अंदर मौत की आहट आ रही है। आपको जो डर लग रहा है, ये डर आपको वीर विक्रमादित्य की श्रेणी में खड़ा नहीं करता है, ये आपको निडर नहीं बनाता है। जहां निडर है उसके आगे विक्रमादित्य है। आज के इस अवसर पर जब विक्रमोत्सव का शुभारंभ हो रहा है तो हमारे लिए शिवरात्रि का पर्व, विक्रम का सच्चे अर्थों में उनका नाम विक्रमादित्य नहीं है, उनका नाम है सहसांग। लेकिन जो विरुद्धार्थी क्रम को सुक्रम में बदल दे उसका नाम विक्रम, और आदित्य के समान, इसलिए वो विक्रमादित्य कहलाते हैं। ऐसे वीर विक्रमादित्य के लिए सदियों तक ये उपाधि इस नाते से जानी जाती है कि विक्रमादित्य 1, 2, 3 बाद के कालक्रम में कई लोगों ने अपना नाम विक्रमादित्य करके अमर होने का प्रयास किया, लेकिन मैं मान के चलता हूं आदि तो कोई एक ही होगा, और आदि विक्रमादित्य 2081 का पूरा होते होते 82 लगेगा। इसलिए हमारी सरकार ने अब इस विक्रमादित्य का यहाँ से पौधा जो लगाया था, धीरे धीरे ये देश और देश की बाहर भी ले जाने का संकल्प कर रहे हैं। माननीय मंत्री भारत सरकार बैठे हैं, मैं बताना चाहूंगा, थोड़े दिन पहले लगभग हमारे लिए जब मैं शिक्षा मंत्री था तो विक्रमादित्य की गाथाओं को हमने हैदराबाद के मैदान पर भी विक्रमादित्य महानाट्य करके मंचन कराया था। अब ये अलग बात है, अलग अलग क्षेत्र की भाषा के हिसाब से विक्रमादित्य को वहाँ विक्रमादित्य भट्टी राजा करके बोलते हैं, अलग भाषा अलग क्षेत्र में थोड़े शब्दों के आधार पर। लेकिन विक्रमादित्य ऐसे नायक है जो एक भी देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां उसके बारे में कोई जानता नहीं हो। दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ेगा, लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति ने हमारे इस गौरवशाली वीर पुरुष का शिक्षा क्रम से बाहर करने का प्रयास तो भले ही कर लिया, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों के दिलों से वो बाहर नहीं कर पाए। हमें इस बात का गर्व और गौरव है। विक्रमादित्य का नाम पूरे भारत और भारत के बाहर भी, जब मैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात कर रहा तो नेपाल के राजदूत आए हुए थे भोपाल में, और जब मैंने कहा मैं विक्रमोत्सव में जाने वाला हूं, राजदूत भट्टाचार्य जी ने कहा कि विक्रमादित्य, अरे हमारा शासनकाल नेपाल का नया साल ही गुड़ी पड़वा से होता है, ये गर्व और गौरव का अवसर नेपाल आज भी उपलब्ध कराता है। पूरा वर्ष उनका गुड़ी पड़वा से चालू होता है। मैं मान के चलता हूं उनके उस भाव के आधार पर नेपाल से भी हमारा विक्रमोत्सव का संबंध भारत सरकार के माध्यम से जुड़े। मैं माननीय शेखावत जी से इस दिशा में भी काम करने की बात कहूंगा। अपने देश के अतीत के उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर कई सारे देशों में विक्रमादित्य उस नाते से, नायक के नाते से जानते हैं, और विक्रमादित्य के आधार पर बाबा महाकाल की धरती से हमने वैदिक घड़ी का लोकार्पण भी माननीय प्रधानमंत्री जी से कराया। हमें इस बात का आनंद है। अब ग्रीनविच के समय के बजाय काल की नगरी उज्जैन महाकाल की नगरी, और महाकाल की नगरी का वो समय का शुद्धता का हिसाब किताब, जिसके आधार पर 24 घंटे में जो 30 मुहूर्त होते हैं, उन मुहूर्तों के आधार पर हमारी राशि और नक्षत्रों की गति से हमारा पंचांग बनता है, जिससे तिथियों का निर्धारण होता है। ऐसी तिथियों के निर्धारण में हमारे समय की शुद्धता की आवश्यकता है। इसलिए एक IIT के अच्छे बच्चे ने हमारे लिए एक ऐप बनाया, जिससे हमने वैदिक घड़ी की स्थापना की। मैं मान के चलता हूं आपके माध्यम से मंत्री जी, जो हमने हमारा पुराना राजस्थान से तो मध्य प्रदेश का वैसे ही लगाव, हमारे लिए राजा जयसिंह ने आकर के उज्जैन में वेधशाला बने, जोरदार अभिनंदन करो उस हमारे कालजयी खगोलविद से, जिनने उज्जैन की गौरव गरिमा फिर बढ़ाई। राजा जयसिंह ने हमारे यहाँ पर
ऑब्जर्वेटरी बनाई थी 300 साल पहले, उस समय का भित्ति यंत्र, सम्राट यंत्र, धूप घड़ी, शंकु यंत्र, जो उज्जैन की भौगोलिक, खगोली, समय गणना का अद्भुत यंत्र बने थे, जिसको हमारे जाने अनजाने जो नहीं समझते हैं वो जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। जंतर मंतर क्या होता है? जो शुद्ध विज्ञान का अवतार है उसको जंतर मंतर, कोई बात नहीं, सामान्य भाषा में ये भी चलेगा, लेकिन मान के चलता हूं उस प्राचीन खगोल ज्ञान के भरोसे से आज भी धूप में छाया के आधार पर आज का विज्ञान भी मानता है कि शंकु यंत्र के आधार पर जब सूर्य कक्षा बदलेगा, उत्तरायण से दक्षिणायन में प्रवेश करेगा, तो 21 जून और 22 दिसंबर अपनी आंखों के सामने दोपहर 12:32 पर कील से हम उसकी दिखा लेते कि वास्तव में ये अपने आप में सूर्य देवता ने कक्षा बदल ली। इतना ही नहीं, 19 मार्च और 25 सितंबर जब दिन और रात बराबर होते हैं तब भी हमको एहसास हो जाता है कि काल गणना की नगरी यही उज्जैन है, ये प्राचीन ज्ञान विज्ञान की नगरी है। केवल ये बाबा महाकाल का हमको ये पक्ष भी सबके सामने लाना है, जिसके आधार पर आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मानता है। तो मैं मान के चलता हूँ, जब घड़ी का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी से कराया था, अब एक सरलता हो गई, उसके ऐप विभिन्न भाषाओं के भी आ रहे हैं और इस आधार पर दिल्ली, मुंबई, बाकी राज्यों का समय के साथ ग्रीनविच का समय भी है, भारतीय समय भी है, लेकिन शुद्ध समय के आधार पर बहुत सुंदर ऐप बना है। तो एक घड़ी अभी हमने बनाई है भाई साहब, हम ये चाहेंगे वो घड़ी अपने पार्लियामेंट के अंदर लगना चाहिए, लोकसभा के अंदर आपके माध्यम से हम बनी हुई घड़ी पूरी भेंट करेंगे, लेकिन वो अपने लिए गौरव का क्षण रहेगा। तो सच्चे अर्थों में विक्रमादित्य का यह विक्रमोत्सव हमारे उस प्राचीन गौरव को गौरवान्वित करेगा। आज के इस अवसर पर मैंने थोड़ा ज्यादा लंबा भाषण कर दिया, माफी चाहते हुए एक बार फिर विक्रमोत्सव के लिए हमारे शिवमणि कलाकार के लिए जोरदार अभिनंदन। इतना अद्भुत कलाकार हमारे यहाँ आया हुआ, जिसके हाथ में ऐसा लगता है साक्षात सरस्वती का वास हो। और इतना ही नहीं, अब की बार विक्रमोत्सव तो इतना लंबा हो गया कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी आज से लगा के गंगा दशमी तक के कार्यक्रम सब कुछ विक्रमोत्सव में हो गया। लेकिन अब विक्रम का नाम ऐसा ही है, जल की संरक्षा, जल की संरचनाओं की बात करो तो विक्रम दिखाई देता है। अब बाकी सारी बातों को मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आज के इस अवसर पर, इस शुभारंभ के अवसर पर, जहां वाहन मेले का शुभारंभ होगा, वाहन मेले में 50% टैक्स की छूट गत वर्ष की साथ इस वर्ष भी दे रहे हैं, और इसके माध्यम से ये उज्जैन में वाहन विक्रय नहीं हो रहा है, ये बाबा महाकाल के आशीर्वाद से। मेरी तो ये मान्यता है कि काल में अकाल मरने से कोई बचा सकते हैं तो महाकाल बचा सकते हैं। ऐसे में वाहन विक्रय के आधार पर जीवन की गारंटी भी महाकाल देते हैं, इसलिए वाहन यहाँ से उठाने का जो आनंद है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो मैं मान के चलता हूँ इस भाव का हमारे लिए वो आनंद है जो बाबा के लिए श्रद्धा से जाना जाता है। तो मैं उम्मीद करूंगा व्यापार व्यवसाय भी उज्जैन से अच्छा कहीं नहीं होता था, ये सिलसिला जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, जिनने महाकाल के महालोक के लोकार्पण के पहले